नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में दोनों ही प्रमुख दल पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे के तुरंत बाद बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है, जिसका संयोजक दुर्ग सांसद और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार विजय बघेल को बनाया गया है। घोषणा पत्र समिति के ऐलान के बाद राजनीति तेज हो गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी ने विधानसभा 2023 के चुनाव के लिए बिना देर किए घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया। करे भी क्यों ना, छत्तीसगढ़ में अपनी खोई जमीन तलाशने घोषणा पत्र बड़ी भूमिका निभाएगी। 2018 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे। इसमें धान खरीदी और नियमितीकरण जैसे वादे थे। अब बीजेपी ने इसे लेकर कमेटी की घोषणा की है, लेकिन इस पर सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी की घोषणा पत्र समिति पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जितना भी विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर बोल लें, रमन सिंह जब तक नहीं हटेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जो लोग जीवन भर बीजेपी का साथ दिए, उनको घर बैठा दिया गया। विजय बघेल को घोषणा पत्र की जिम्मेदारी दी गई। जिसको बीजेपी की आइडियोलॉजी पता नहीं, वह घोषणा पत्र बताएंगे। बीजेपी में नेतृत्व का अकाल हो गया है। चेहरे में कौन कौन से हैं? ब्रिजमोहन जी, पांडे जी और अजय चंद्राकर जी। मैं तो इन लोगों से कह रहा हूँ, आप कितना भी यहाँ विधानसभा में चिल्ला चिल्ला बोले, आप लोग जब तक रमन सिंह को नहीं हटाएंगे, आप लोगों को भविष्य गड़बड़ रहेगा। अभी भी देख लीजिए, पूरी कमेटियों में रमन सिंह के चला। विष्णुदेव साय जी गए, धर्मलाल कौशिक जी गए केंद्रीय कार्यकारिणी में, लेकिन के साथ, और ये तीनों हटा दिए गए, इनके किसी आदमी को नहीं रखा गया। और देखिए, जो लोग जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा किए, उनको तो घर बिठा दिया गया या लूप लाइन में डाल दिए। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े। अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। एक तरफ बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जल्द अपने घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर सकती है। इधर मुख्यमंत्री के तंज पर पलटवार करते हुए बीजेपी घोषणा पत्र समिति के सदस्य केदारनाथ गुप्ता ने कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि बीजेपी के सिद्धांत क्या हैं, कांग्रेस के सिद्धांत क्या हैं, ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पता है। कांग्रेस का सिद्धांत है बोलो कुछ और करो कुछ। झूठ का पुलिंदा कांग्रेस में चलता है। बीजेपी सिद्धांत को लेकर चलती है, नए पुराने का संगम बनाकर सबको अवसर देती है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि बाबा ने क्यों घोषणा पत्र समिति में शामिल होने के लिए मना किया। बीजेपी की आइडियोलॉजी से हर कार्यकर्ता वाकिफ है। बीजेपी का घोषणा पत्र सदा आएगा। आखिर बाबा हैं, पहले उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था और एक विभाग से इस्तीफा भी दे दिया सरकार बनने के बाद कि आप ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा पैसा छत्तीसगढ़ में भेज दिया, पर भूपेश जी ने गरीबों का आवास रोक दिया। उसको लेकर बड़ी चिट्ठी लिखी थी माननीय टीएस सिंहदेव जी ने, और उस विभाग से इस्तीफा भी दे दिया था। उसी दिन ये स्पष्ट हो गया था कि ये सरकार गरीबों का आवास देना नहीं चाहती, और माननीय बाबा ने इस्तीफा दे दिया था। और आज वो घोषणा पत्र में नहीं है। ये इस बात का सीधा संकेत है कि अब माननीय टीएस सिंहदेव जी इस सरकार पर भरोसा नहीं करते। विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और दोनों ही दलों ने चुनाव पर एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन घोषणा पत्र समिति को लेकर शुरू हुई सियासत कहां तक जाएगी और इसका क्या फायदा मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ अमेश श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता, उमेश घोरमोड़े, बीजेपी नेता, और डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। पहला सवाल कांग्रेस की तरफ से कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त घोषणा पत्र काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र कब जारी करेगी? जी देखिए, हमारी पूरी तैयारी है और आपको मैं बता दूं, घोषणा पत्र समिति बहुत जल्द, जो हमारी 6 प्रमुख समितियां है उसकी घोषणा हो जाएगी।
और सारी समितियां बन चुकी हैं और मुझे आपको बता दूं कि आईसीसी के अप्रूवल के बाद तुरंत इसे घोषित भी कर दिया जाएगा और निश्चित तौर पे सभी उसमें कार्यकर्ता और नेताओं को सम्मिलित करके एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी और पूर्ववर्ती सरकार से जिस प्रकार से हमने लड़ा था, इस बार हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि हमें अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है, 75 पार पहुंचना है। पिछले बार जनता ने हमें 68 सीटों से जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से और हमने 68 सीट जीती थी और 68 से हम 71 हुए और अब इस बार हमारा टारगेट है कि जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से निश्चित तौर पे हम इस बार 75 पार करेंगे। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि जिस प्रकार से कल बीजेपी की घोषणा समिति जो जारी की गई है उसमें कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है, नेताओं में रोष है और कहते हैं ना कि पुराने कार्यकर्ताओं के तरीके से उससे दरकिनार किया गया है और भाजपा की नई घोषणा पत्र समिति में पूरे पुराने चेहरों को गायब किया गया है और कई पार्टी के नेताओं का वक्तव्य सुनने को मिल रहा है कि कई लोग उसमें असंतुष्ट हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है क्योंकि हमारा ये मानना है हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी की प्राण हमारे कार्यकर्ता है और निश्चित तौर पे जिन्होंने 15 साल तक भाजपा के कुशासन से कट कमीशन और करप्शन की सरकार को उखाड़ फेंका था, तो निश्चित तौर पे अगर आप देखिए कि मैंने आज ऐसा आपको कहा कि 6 समिति पॉलिटिकल अफेयर्स से लेकर चाहे प्रदेश चुनाव समिति हो, चुनाव अभियान समिति हो, चुनाव घोषणा पत्र समिति हो, चुनाव समन्वय समिति हो, चुनाव अनुशासन समिति हो, सारा चीजें बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे नेता और कार्यकर्ताओं को इसमें स्थान मिलेगा। सवाल अब उमेश घोरमड़े जी से ले लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी में नेतृत्व की कमी है। क्या बीजेपी में नेतृत्व की कमी दिखाई दे रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को मैं अभी बहुत गंभीरता से सुन रहा था और जब मैं उनको सुन रहा था तो मेरे जहन में, मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि बड़े डरे डरे से मेरे मुख्यमंत्री साहब यहां नजर आ रहे थे। और ये डर किस बात का है? वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से भयभीत हैं, वो घोषणा पत्र समिति के हमारे विजय बघेल जी से भयभीत हैं। इस भय के पीछे का कारण आखिर क्या है, ये समझना होगा। 4.25 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल रहा है, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार चली है, वो सीधे तौर पर धोखे वाली, फरेब वाली, झूठ वाली सरकार इस प्रदेश के अंदर में चली है। और 4.25 वर्षों में पूरे प्रदेश का खाका छानने के बाद, भेंट मुलाकात करने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के बराबर पे वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उनको भय सता रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह जी आएंगे तो जनता का आज भी विश्वास डॉक्टर रमन सिंह के प्रति देखने मिल रहा है। ये भी कहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने जो घोषणाएं किए थे, जो वादा किए थे, उस पर जी उन्होंने ये भी कहा है कि रमन सिंह बीजेपी की लुटिया डुबा देंगे छत्तीसगढ़ में। देखिए, वही तो उनका भय है। और जिस प्रकार से चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी का विषय हो, विजय बघेल जी का विषय हो, हमारे तमाम नेताओं का विषय हो, अरुण साहू जी का विषय हो, ये तमाम नेता लगातार जनता से सतत संपर्क में है और लगातार सकारात्मक प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का हमको प्राप्त हो रहा है। और जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने विजय बघेल जी को लेकर के भी दिया है, तो उनको यह भी याद होगा कि उन्हीं विजय बघेल जी के साथ चुनाव में 2-2 हाथ करते हुए उनको ही पराजय देखना पड़ा था। उन्हीं के क्षेत्र से 5-5 मंत्री सरकार के मंत्री होने के बाद भी उस क्षेत्र के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में सर्वाधिक मतों से अगर जीतने वाला कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का रहा है तो माननीय विजय बघेल जी रहे हैं। यही भय पूरी कांग्रेस पार्टी को और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सता रहा है। और जिस प्रकार से विषय है घोषणा पत्र का, अभी अमित श्रीवास्तव जी घोषणा पत्र और तमाम तरह के अपने पार्टी के यहां पर बखान कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की जनता आज इनसे हिसाब पूछ रही है कि क्या हुआ तमाम वादों का, तमाम घोषणाओं का। और नैतिकता के नाते कांग्रेस का तो घोषणा पत्र जारी करने बनता ही नहीं साहब। कांग्रेस के नेताओं में अगर जरा भी नैतिकता है, अगर जरा भी इनको इस बात का एहसास है कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया है, तो कांग्रेस के नेताओं को एक माफी पत्र तैयार करना चाहिए। और उस माफी पत्र का जो मुखिया है वो माननीय
भूपेश बघेल जी को नियुक्त करना चाहिए और छत्तीसगढ़ की 2.25 करोड़ जनता के घर घर जाकर के चरण स्पर्श करके माफी मांगनी चाहिए कि आपने जिस लिहाज से जिन वादों के आधार पर हम पर भरोसा किया था उस पर हम खरे नहीं उतर पाए, इसलिए हम माफी मांगते हैं। इनको घर घर जाकर के छत्तीसगढ़ की जनताओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, युवाओं से, कर्मचारियों से, तमाम वर्गों से जाकर के माफी मांगना चाहिए और इनको माफी पत्र यहां पर जारी करना चाहिए। क्या अमित श्रीवास्तव जी, लगता है आपको घर घर जाकर माफी मांगना चाहिए? बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस घर घर जाए, माफी मांगे, जो वादे किए जनता के लिए वो पूरे ही नहीं किए गए हैं। देखिए, मुझे लगता था भाजपा के कुछ विद्वान प्रवक्ताओं में उमेश घोड़मोरे जी हैं, लेकिन शायद मुझे गलतफहमी थी। आज जिस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य दिया कि हम भयभीत हैं डॉक्टर रमन सिंह जी से, तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा और रमन सिंह जी और भाजपा का कुशासन लोग भूले नहीं है। और उस सरकार को, मैंने कहा ना, कट कमीशन और करप्शन, कुशासन और वादा खिलाफी के लिए जाना जाएगा और हम उनसे भयभीत रहेंगे। मुझे लगता है कि आज भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता डिरेल हो गए हैं और उलूल बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इनके नेता आए और इनको लग रहा था कि हमारे कोई का एक प्रवक्ता मुझे डिबेट में कह रहा था, शायद आप ही के चैनल में, कि हमारे बॉस आ रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि आपके बॉस तो पिछले चुनाव में भी आए थे और चरौदा में आपके दूसरे बॉस आए थे जिन्होंने 65 पार का एक नारा दिया था और जनता ने हमें आशीर्वाद देकर 68 सीट जिताई। तो इनका जो एक कॉन्फिडेंस था, देखिए अभी ये कह रहे थे हम इनसे डर रहे हैं और एक्सेप्टेबल नेता है। देखिए, इनके पूर्व प्रभारी थी, उन्होंने कहा था हम रमन सिंह जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। फिर इन्होंने प्रभारी बदल दिया और सारे पैसे अपनाए, क्योंकि भूपेश बघेल जी के कद काठी ये तो हर पार्टी में चलता है अमित जी, ये कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी कहती है वरिष्ठ आला कमान की बात मानेंगे। देखिए, मैं वही कह रहा था, शायद आप मेरी बात को बीच में काट दिए। मैं आपको बता दूं कि प्रभारी ने कहा था कि हम मोदी जी पे चुनाव लड़ेंगे, प्रभारी को हटा दिया गया और मुद्दाहीन हो चुकी बीजेपी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में सारे पैसे अपनाए, कोई दिक्कत नहीं है, हर पार्टी जीतने के लिए पैसे अपनाती है। इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। तो ये इनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं फिर आपको माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है और मैंने कहा ना कि पूरा व्याख्यान उनका सुनने के बाद मुझे याद आया कि आज सब कुछ झूठा है, आज यहाँ बस यही एक सच है। क्योंकि उमेश घोड़मोरे जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि हम भयभीत हैं डॉक्टर साहब से, देखिए वो डॉक्टर जरूर थे लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की नब्ज को पकड़ नहीं पाए और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें 15 साल 20 साल 14 सीटों में लाके छोड़ा। और आज इतना इनकी ईडी, आईडी और सीबीआई है। हमने इतने सारे घोटाले का नाम गिनाया लेकिन इनकी एक भी ईडी, सीबीआई भाजपा नेताओं के घर में नहीं आई। तो ये जिस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, इनकी कथनी और करनी में डिफरेंस होता है। और जनता से मैं 3, 8 और 13 में जो इन्होंने वादा किया था उसके लिए इन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए। और मेरे को तो, मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के लोगों का भारतीय जनता पार्टी से वैसे भी पूरा विश्वास वो खो चुके हैं भाजपा के नेता। तो अब वो कुछ भी पैतरे अपना ले, आएगी तो कांग्रेस ही। उमेश घोड़मोरे जी, अमित श्रीवास्तव ने कहा है कि बीजेपी जो कहती है वो कर ही नहीं पाती, अगर करती होती तो छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें नकारती नहीं। देखिए, डीरेल होने की बात कर रहे थे अमित श्रीवास्तव जी, खुद ही डीरेल हो गए। लेकिन जाते जाते इन्होंने जिस प्रकार से अपने सरकार की कार्य प्रणाली की परिभाषा को यहां पर दिया है, मैं कह सकता हूं कि अमित श्रीवास्तव जी ने बहुत सही परिभाषा अपने 2 लाइन में यहां पर कही है। और इससे अच्छी परिभाषा जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश के अंदर में कर रही है हो ही नहीं सकती है। अमित श्रीवास्तव जी ने स्वयं यहां पर कहा कि सब कुछ झूठा है, यहां बस यही सच है। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार के कार्य प्रणाली इस प्रदेश के अंदर में 4.25 वर्षों के अंदर में रही है, वो निश्चित तौर पर झूठ और फरेब की कार्रवाई यहां पर होती रही है। और जिस प्रकार से घोषणा पत्र, अरे साहब, आपके टीएस सिंहदेव साहब ने ही आपकी घोषणा, अरे सुन लीजिए ना सर, अब सुन लीजिए, अब डिरेल मत होइए, अब डिरेल मत होइए, ट्रैक पर रहिए सर, ट्रैक पर रहिए सर। अब टीएस सिंहदेव साहब यहां पर इनके घोषणा पत्र समिति में आने से ही इनकार कर देते हैं। क्या हुआ भैया, बहुत बात हो रही थी, जय वीरू की जोड़ी फिर से आ गई है, ये हो जाएगा। क्या जय वीरू की जोड़ी यहां पर टूट गई है क्या जय वीरू आज साथ में नहीं है? क्या जय साथ में नहीं है या वीरू साथ में नहीं है? आपको आकर के बताना चाहिए।
चाहिए। और जिस प्रकार से दर्द छलका था, माननीय टीएस सिंहदेव साहब पिछले दफे घोषणा पत्र कमेटी के हेड थे और लगातार पूरे प्रदेश का दौरा किया था, तमाम कमिटमेंट किए थे, तमाम वादे किए थे, लेकिन उन तमाम वादों को जब आज इन कांग्रेस की सरकार ने पूरा नहीं किया तो कई मर्तबा वो आहत हुए हैं। कई मर्तबा उनके ऐसे ट्वीट आए हैं। एक ट्वीट तो मैं पढ़ के बता देता हूं, मेरे सामने ही दिख रहा है। सभी बेरोजगार शिक्षा कर्मियों, विद्यामितान, प्रेरकों एवं अन्य युवाओं की पीड़ा से मैं आहत हूं और मुझे दुख है कि उनके वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम। ये टीएस सिंहदेव साहब का ट्वीट है। और इससे पूर्व भी उन्होंने पंचायत विभाग से त्याग पत्र दे दिया था, एक विभाग छोड़ दिया था प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के। वो कितने आहत थे और उनको इस सरकार के ऊपर कितना अविश्वास है कि जब उनको कहा जाता है कि घोषणा पत्र का कमान आपको फिर से इस बार संभालना है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया भैया कि पिछले बार तो बहुत घूम घूम के जनता से हमने वादे किए थे, हम पूरा नहीं कर पाए, इस बार फिर से घोषणा पत्र के लिए हमको जनता के बीच में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे। शायद टीएस सिंहदेव साहब इस बात को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और उन्होंने सीधे तौर पर इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के ऊपर अविश्वास प्रकट कर दिया है। अर्थात सरकार में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के ऊपर अविश्वास प्रकट कर दिया है। तो अब सम्मानीय कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट करें, जब आपकी सरकार में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री जी आप पर विश्वास नहीं दिखा रहे हैं तो जनता कैसे विश्वास करेगी। और इससे पूर्व भी एक विभाग छोड़ते हुए भी माननीय टीएस सिंहदेव ने इन तमाम मसलों को लेकर के सरकार के ऊपर अविश्वास एक प्रकार से प्रकट किया था। अरे वो तो सदन तक छोड़ करके आ गए थे। तो कुल मिलाकर के जब आपके ही नेता आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता आप पर कैसे भरोसा करेगी? जवाब देंगे इसका, जवाब दे रहे हैं इसका अमित श्रीवास्तव जी। जी अरुण जी मुझे लगता है जी कि जिस प्रकार से अब जनता की अदालत में जाने का समय आ चुका है और रणभेदी का बिगुल भी बच चुका है, तो आपको आपके माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इतने भाजपा के लोग जो सपने देख रहे हैं, इनके कुशासन को लोग भूले नहीं है। उसके बाद भी अगर ये सपने देख रहे हैं तो देखे, सपने देखने में कोई जीएसटी नहीं लगता, ये फ्री है। और भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो सपने देख सकता है। मेरी शुभकामनाएं इनको, लेकिन मैं आपके माध्यम से कह दूं, मैंने ऐसा कहा है कि टीएस सिंहदेव साहब के सवाल के जवाब में भी जीएसटी नहीं लगेगा। जवाब तो दीजिए। अमित जी जवाब देने दीजिए, अमित जी को जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। अब आप सुन लीजिए। अब आपके में धैर्य की कमी हो गई क्या? तो देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा ना, इन्होंने कहा जय वीरू की दोस्ती टूट गई क्या? 4.5 साल मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अरे सुन लीजिए भाई, बेचैन मत होइए। उमेश जी, अमित जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद आपका नंबर आए जी। थैंक यू अरुण जी। देखिए, एक सवाल और जोड़ूंगा। बीजेपी घोषणा समिति के जो सदस्य हैं केदार गुप्ता, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है जो नए पुराने लोगों को मौका ही नहीं देती, बीजेपी में नए पुराने सभी लोगों को मौका दिया जाता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग मैंने कहा ना, सत्ता से विमुख होने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अगर कांग्रेस में नए लोगों को मौका नहीं मिलता तो आप बताइए कि पिछले 9 सालों से क्या हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पार्टी के प्रवक्ता बन के टीवी में डिबेट कर रहे होते? मेरे जैसे अनगिनत मेरे साथी हैं, जो ये सारे यंग लोग हैं। आपके टीवी चैनल पे सारे हमारे प्रवक्ता आते हैं, आप देख लीजिए, सारे यंग प्रवक्ता है। तो हम लोग तो फिर भी उम्रदराज है, और ये हमारे यहाँ तो 25-30 साल के नौयुवक है और कहीं बेहतर काम कर रहे हैं। तो भाजपा के लोगों का ये कहने का तो नैतिक दायित्व ही है, नैतिक अधिकार ही नहीं है। मैंने कहा ना, अब जनता की अदालत में जाने का समय आ गया है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता तूने 15 साल तूने छत्तीसगढ़ का काफिला कैसे लूटा, ये आपको बताना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास ये पूरी तरीके से, सरकार तो आपकी है, अगर इन्होंने लूटा है तो आप उस पर कार्रवाई करवाइए, क्योंकि सरकार आपकी है। सर, इस पे जवाब ले लेंगे निश्चित तौर पे। देखिए, हमने अभी पूरे अरुण प्रताप जी, इन्होंने टीएस सिंहदेव साहब के विषय में जवाब ही नहीं दिया। अरे सुन लीजिए भाई, आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका जादू जो त्रिस्म था कि मोदी जी आएंगे और हमारा कुछ भला हो जाएगा, और जाने के बाद आपको लग रहा है कुछ नहीं होने वाला, तो बेचैन हो गए। मुझे समझ में आ रहा है आपकी पीड़ा, आपकी वेदना, आपका दर्द। अमित जी, आपको रोकना चाहूंगा। हम डॉक्टर अजय चंद्रकर जी से सवाल ले लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अरे अमित जी, आपको रोकना चाहूंगा। उमेश जी, आपको रोकना चाहूंगा। उमेश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर अजय चंद्रकर जी। छत्तीसगढ़ में इस वक्त घोषणा पत्र वायरल हो रहा है, सियासी घमासान मचा हुआ है, क्या कुछ लगता है घोषणा पत्र क्या करेगा?
देखिए अरुण जी, लोकतंत्रात्मक राज्य में और खास तौर से भारत में दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक विशाल राजनीतिक दलों से यह उम्मीद जनता करती है कि वो अपने घोषणा पत्र में निश्चित रूप से आगामी जो इलेक्शन होगा उसमें अपने पार्टी के तरफ से एक वचन देंगे और जो भी पार्टी सफलता प्राप्त करेगी उसका वो इम्प्लीमेंट करेगी। यह सामान्य सी बात है, एक यज्ञ है लोकतंत्र का। लेकिन मूल बात यह है, बीजेपी अपना घोषणा पत्र समिति का तो अरुण जी, बीजेपी अपने घोषणा पत्र कमेटी का अनाउंस कर दी, कांग्रेस भी करने वाली। लेकिन यह दिलचस्प होगा अरुण जी, प्रत्येक स्टेट के लिए जहां जहां भी चुनाव होने वाला है, क्योंकि अभी इंडिया में एक्सपेंडिचर काउंसिल की बात हो रही, जस्ट लाइक जीएसटी। और जीएसटी में जिस तरह से निर्णय होता है वैसा ही निर्णय में भी अगर वो जो रिकमेंडेशन है उसे केंद्र सरकार मान लेती है और राज्य सरकारें सहमत हो जाती हैं तो वहां तय होगा। जिस तरह से फ्रिजरीज की बात होती है, रेवड़ी की बात होती है, उसमें ब्रेक लगाने के लिए ये भी चल रहा है। तो ये दिलचस्प होगा कि आगामी विभिन्न प्रांतों के घोषणा पत्र समिति के द्वारा जो अनाउंस किया जाएगा और एक्सपेंडिचर काउंसिल आ जाती है, तब समन्वय कैसा बनेगा अरुण जी। लेकिन घोषणा तो बहुत सारी होती है। चुनाव से पहले देखा जाए तो कई घोषणा पत्र आते हैं, कई सारी घोषणाएं होती हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो घोषणाएं कहां चली जाती है आज तक नहीं पता चलता। बिल्कुल, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब यह तो मानना पड़ेगा कि अलग अलग राजनीतिक दलों की चुनाव जीतने के बाद मजबूरियां हो सकती हैं या फिर वो क्रियान्वयन करते भी हैं, नहीं भी करते, लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है। और आज के समय में जो वो पर्टिकुलर अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी जनता देखती है। लेकिन अरुण जी, बेहतर ये है, यह बहुत दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियां एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर लोक कल्याणकारी कार्यों के अलावा किस तरह से अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, क्योंकि वही भारत का या छत्तीसगढ़ का नींव होगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कह सकते हैं प्रोफेसर, या जो उमेश जी बात कर रहे थे, अमित भाई भी जो बात कर रहे थे, लेकिन क्या बात है, चुनाव के पहले ये टीचरों का स्ट्राइक हर पार्टी में, ये प्रोफेसरों का स्ट्राइक, ये कह सकते हैं कुछ कर्मचारियों का, उनके प्रमोशन का, एलिट ब्यूरोक्रेसी जो होता है, उनके मोह जाल में जो सत्ता में रहते हैं वो प्रायः आ जाते हैं और वही बाद में सरकार के लिए डीमेरिट साबित होता है। मैं बतलाना चाहूंगा अरुण कुमार जी कि गहलोत जी पहला जो इलेक्शन जीते थे उसके बाद चुनाव जो हारे थे उसमें ऐसी त्रुटि हुई थी, इसलिए गहलोत जी आज जिस तरह की बात कर रहे हैं, यहां तक कर्मचारियों को कह रहे हैं एडवांस में आप पैसे लेकर के चले जाओ। तो समस्त वर्गों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक वर्ग विशेष के ऊपर या कुछ वर्ग विशेष के ऊपर जो भी सत्ता कंसंट्रेट रहती है। ये छोटा राज्य है और छोटे राज्य में मतदान का जो हम पिछला चुनाव भले छोड़ दें 10% का अंतर, लेकिन काफी कांटे का मुकाबला रहा है और कौन सी पार्टी किस तरह से परफॉर्म करती है और अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाती है और साथ ही साथ उनके वादों में कितनी विश्वसनीयता के साथ जनता आग्रहित करती है, यह देखने लायक होगा अरुण जी। जी अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश घोरमेड़े जी बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस नेता अमेश श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। थैंक यू अरुण जी। फिलहाल के लिए स्वराज एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।